अब हम ज़रूर आईजी साहब की हिफाजत करेंगे। चलो अब कहीं से आईजी साहब को फ़ोन करते हैं, मालूम तो हो कि इनकी मसरूफियात क्या हैं, वो घर से किस वक्त निकलते हैं और रिटायर्ड होने के बाद क्या कर रहे हैं। मैंने अली मुराद और खुदा डनू को वहीं छोड़ा और इन्हें ताकीद कर दी कि कैदी की निगरानी करना। अव्वल तो वो फ़रार होने की पोजीशन में नहीं है, मगर वो मजबूत क़ुव्वत इरादी का मालिक है, भागने की कोशिश तो कर सकता है। वहाँ से करीब तरीन आबादी भी तकरीबन 8 किलोमीटर दूर थी। मैंने तैमूर और ग्लोरिया को साल लिया और किसी पब्लिक टेलीफोन की तलाश में आबादी की तरफ रवाना हो गया। एक पीसीओ के सामने मैंने तैमूर से गाड़ी रोकने को कहा और इन दोनों को गाड़ी ही में छोड़कर पीसीओ में दाखिल हो गया। मैंने टेलीफोन डायरी से इनका एड्रेस एक कागज़ पर नोट किया और ऑपरेटर से आईजी साहब का फ़ोन नंबर मिलाने को कहा। दूसरी तरफ कोई बच्चा बोल रहा था। बच्चा भी इतना छोटा था कि इसकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। फिर किसी खातून ने फ़ोन इससे ले लिया। हेलो, मैंने हत्युल मकान अपनी आवाज़ को बावकार और लहजे को मुहज़्ज़ब बनाने की कोशिश की। मैं एसपी गुलजार खान बोल रहा हूँ। मैंने दानिस्ता झूठ बोला। मैं जानता था एसपी गुलजार खान क्राइम ब्रांच से ताल्लुक़ रखता है। आईजी साहब इसका नाम सुनकर ज़रूर बात कर लेंगे, वरना मुमकिन था दूसरी तरफ से इनकार ही कर देते। बात न करना चाहें तो बड़े लोग घर में ही होते हुए भी मौजूद नहीं होते, या बाथरूम में होते हैं, सो रहे होते हैं, या किसी मेहमान से गुफ्तगू में मसरूफ़ होते हैं। फौरी तौर पर मेरे जहन में एसपी गुलजार खान का नाम ही आया था। इसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। मेरी बात सुनकर पीसीओ वाला भी हवास बाख्ता हो गया। शायद यह पहला मौका था जब पुलिस का कोई बड़ा अफसर इसके पीसीओ से बात कर रहा था। खातून ने चंद लम्हे तवक्कुफ़ किया, फिर मुझसे होल्ड करने को कहा। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर एक बार और आवाज़ सुनाई दी। यस, इफ्तिखार स्पीकिंग। मैं गुलजार खान बोल रहा हूँ सर। मैंने कहा। हाँ बोलो, आईजी साहब ने कहा। इन्हें रिटायर्ड हुए 2 साल हो चुके थे, मगर अभी तक लहजे में वही वकार था। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना है। मैंने कहा। हाँ बोलो, मैं सुन तो रहा हूँ, आईजी साहब ने बेजारी से कहा। क्या क्राइम ब्रांच ने मेरे खिलाफ़ मुकदमा कर दिया है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैंने जल्दी से कहा। मगर वो बात बहुत अहम है, मैं फ़ोन पर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते भाई? आईजी साहब ने कहा। क्या मेरा फ़ोन टेप किया जा रहा है? मुझे यही अंदेशा है सर, मैंने बात बनाते हुए कहा। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो कल सुबह 8 बजे के बाद किसी भी वक्त आ जाओ, मगर 8 बजे के बाद आना। मैं लंच के बाद 1 बजे थोड़ी देर के लिए आराम करता हूँ। कल नहीं सर, मैंने कहा। कल तो बहुत देर हो जाएगी, मैं आज ही आपसे मिलना चाहता हूँ। आज तो मुमकिन नहीं है। आईजी साहब का लहजा बेजारी वाला था। आज मेरे घर में कुछ दोस्तों की पार्टी है। मौके पर मैं कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहता जो मुझे नागवार गुजरे। तुम कल आ जाओ, मगर फ़ोन करके आना। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उन्होंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने जेब से पैसे निकाले और पीसीओ वाले की तरफ बढ़ा दिए। रहने दे सर, इसने जल्दी से कहा। आपसे पैसे लेने को दिल नहीं चाहता। क्यों भाई? मैंने सख्त लहजे में कहा। क्या मैं माजूर या मोहताज नज़र आता हूँ? या ये बात नहीं है सर, बस ये मेरी खुशी है कि सीधी तरह पैसे लो। मैंने इसे झिड़क कर कहा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। इसने गड़बड़ा कर मुझे देखा, फिर मेरे तेवर देखकर जल्दी से नोट मेरे हाथ से ले लिया और बकिया पैसे मुझे देते हुए बोला। सर, अगर जहमत ना हो तो आपके लिए ठंडा मंगवा लूँ? बहुत शुक्रिया, मैंने इस मरतबा कदरे नरम लहजे में कहा। अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर कभी सही। ये कहकर मैं पीसीओ से बाहर निकला। ग्लोरिया और तैमूर दोनों बेचैनी से मेरे मुंतज़िर थे। ग्लोरिया ने छूटते ही पूछा क्या हुआ। मैंने मुख्तसरन इन लोगों को बताया कि फ़िलहाल आईजी साहब का इरादा घर से बाहर निकलने का नहीं है। इनके घर में आज पार्टी भी। इस मौके पर जोनाथन इन्हें कत्ल करने की जुर्रत नहीं करेगा। मुमकिन है पार्टी में पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद हों। ऐसा हुआ तो इन लोगों के साथ गार्ड्स भी होंगे। इस किस्म की तकरीबात ही में तो कातिल को अपना काम करने का मौका मिलता है। आईजी साहब आज ही तो ख़तरे में हैं, फिर क्या किया जाए? इसके घर की निगरानी की जाए, और अगर जोनाथन मेहमानों में शामिल हुआ तो क्या कर लोगे तुम? ग्लोरिया ने तंज किया। अगर ऐसा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैंने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। फिर ग्लोरिया से पूछा, तुम जोनाथन को पहचानती हो? मैंने इसका नाम तो सुना है, मगर देखने का इत्तफाक कभी नहीं हुआ। ग्लोरिया ने जवाब दिया। ऐसा करो, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, तुम जोनाथन के होटल चली जाओ, फिर वहीं से इसका ताक़ुब करो और देखो कि वो कहाँ जाता है। ट्रांसमीटर पर हमसे रब्ता रखना। अगर जोनाथन ने ग्लोरिया को पहचान लिया तो? तैमूर ने कहा। ये रिस्क तो हमें मोल लेना ही पड़ेगा। मैंने जवाब दिया। तुम अली मुराद के साथ जाना, मैं और तैमूर आईजी साहब के बंगले की निगरानी करेंगे। मैं अकेली ही जाऊँगी, अली मुराद भला क्या कर सकेगा? ग्लोरिया ने चिढ़कर कहा। मैं जोनाथन से खौफज़दा नहीं हूँ। बात खौफज़दा होने की नहीं है। किसी भी ख़तरे की सूरत में अली मुराद तुम्हारी मदद तो कर सकेगा। इसका निशाना बेहतरीन है, गाड़ी तूफ़ानी रफ्तार से ड्राइव करता है, और मैं भी ये सब कुछ जानती हूँ। ग्लोरिया ने मेरी बात काट दी। ठीक है, मैं अली मुराद के साथ चली जाऊँगी। मेरा ख्याल है तुम इस जीन शर्ट के बदले शलवार सूट पहन लो या साड़ी बांध। जोनाथन अगर तुम्हें पहचानता भी हुआ तो पहली नज़र में नहीं पहचान पाएगा। मैंने इसी वक्त अली मुराद को रवाना कर दिया ताकि वो ग्लोरिया के लिए शलवार सूट और चप्पल ला सके। इसके जाने के बाद मैं एक मरतबा फिर फर्डिनेंड्स के पास चला गया। खुदा डनू ने शायद इसे कोई पेन किलर
टैबलेट खिला दी थी। इसकी हालत पहले के मुकाबले में लाख दर्जे बेहतर थी। मैंने इसे पूछा, तुमने अपने जिन साथियों की निशानदेही की है वो इन्हीं नामों से इन होटल में मुकीम हैं? हाँ, वो इन्हीं नामों से वहाँ ठहरे हुए हैं, फर्डिनेंड ने बताया। कमरों के नंबर भी वही हैं जो मैंने लिखवाए हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने पूछा, तुमने इतनी सच्चाई से ये सब कुछ हमें क्यों बता दिया? तुम अगर ज़ुबान न खोलते तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता? यही ना कि हम तुम्हें हलाक कर देते? ये सवाल बहुत देर से मेरे जहन में अटका हुआ था। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि सिंडिकेट के बड़े अपने माजूर हो जाने वाले कारकुनों के साथ क्या सलूक करते हैं। इनके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ऐसे लोगों को वो गोली मार देते हैं। माजूर आदमी का इस गैंग में क्या काम? इसे जिंदा इसलिए नहीं छोड़ते कि सिंडिकेट से निकलने के बाद वो इसके लिए कोई ख़तरा न बन जाए। मैंने सोचा, जब मुझे मरना ही है तो इसमें से कुछ लोगों को साल लेकर क्यों ना मरूं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को अपनी आंखों से मरते देखा है। मैंने बिल्कुल आखिरी वक्त में ये फैसला किया कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं वक्ती तौर पर इस टाइम पीस बम से वाकई खौफजदा हो गया था। फिर मैंने सोचा कि मरते मरते इन लोगों को कुछ नुकसान ही पहुंचा जाऊं जो सिर्फ अच्छे वक्त के साथी हैं। बुरे वक्त में इंसान से ज़िंदा रहने का हक भी छीन लेते हैं। जब मौत चंद कदम के फासले पर खड़ी हो और इंसान माजूर और बेबस भी हो तो इसे बहुत कुछ याद आने लगता है। अपने गुनाह और ज़्यादतियाँ, दूसरों के रवैये, गुजरती हुई ज़िंदगी का एक एक वाक़या आंखों के सामने आ जाता है। मैंने अगर सच बोलने का फ़ैसला किया तो क्या गलत किया? यही ग्लोरिया के साथ भी हुआ है। इसे तो सफाई का मौका दिए बगैर कत्ल करने का हुक्म जारी हो। एक बात और सुन लो, फर्डिनेंड ने कहा। ग्लोरिया भी मेरी हिट लिस्ट पर थी। इन्हें भी अंदाज़ा था कि ग्लोरिया यूँ आसानी से काबू में नहीं आएगी, इसलिए उन्होंने कई और लोगों को भी इस काम पर मामूर किया था कि वो ग्लोरिया का खात्मा कर दें। मगर अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ग्लोरिया आम औरत नहीं है। इसे कत्ल करने के लिए बहुत ज़्यादा जहानत की ज़रूरत है। फिर अगर तुम बीच में न कूद पड़ते तो शायद अब तक ग्लोरिया का काम तमाम हो चुका होता। वो लोग तो मेरे पीछे भी पड़ गए हैं। हालांकि मैं तो इतना अहम आदमी भी नहीं हूँ। मैंने हंस कर कहा, तुम्हारी मौत का फैसला तो मुकामी चीफ ने किया है। तुमने शायद किसी मौके पर इसे डबल क्रॉस करने की कोशिश की होगी। फर्डिनेंड मुस्कुराया तो मुझे इसकी शक्ल बहुत भयानक लगी। इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम इनके लिए इतना बड़ा ख़तरा बन जाओगे, वरना ग्लोरिया से पहले वो तुम्हें ही ख़त्म कर देते। अब वो लोग तुमसे भी इतने खौफजदा हैं जितने ग्लोरिया से। मैं कुछ देर इसके साथ बैठा बातें करता रहा, फिर उठकर दूसरे कमरे में आ गया। ग्लोरिया दरी पर लेटी सो रही थी। तैमूर जाने कहाँ था। थोड़ी देर बाद बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो मैं समझ गया कि अली मुराद वापस आ गया है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, वो अली मुराद ही था। इसके हाथों में शॉपिंग बैग्स थे। ये तुम क्या पूरी मार्केट उठा लाए हो? मैंने हंस कर पूछा। मेरी आवाज़ से ग्लोरिया भी उठ गई। अली मुराद ने कहा, साईं, मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें भी ख़रीद ली हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। फिर इसने शॉपिंग बैग्स में से सामान निकालना शुरू कर दिया। इसमें 2 ज़नाना शलवार सूट थे, कॉस्टिक लेंस थे, हेयर कलर थे, मुख्तलिफ लोशन थे और इसी तरह की दूसरी चीज़ें थी। मैं अली मुराद की जहानत पर हैरान रह गया। इसने हंस कर कहा, इतने हैरान ना हो साईं, आप शायद भूल गए कि मैं जानता हूँ अली मुराद कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि इन सब चीज़ों का ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। तैमूर शायद लॉन में था। थोड़ी देर बाद वो भी आ गया। इसने तजवीज़ पेश की कि अगर ग्लोरिया बालों को स्याह करके और शलवार सूट पहन ले तो ये खुद को भी नहीं पहचान सकेगी। बालों को डाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। ग्लोरिया ने कहा, मैं अगर गोल्डन फ्रेम का चश्मा लगा लूँ और तुम्हारी ख़वातीन की तरह सर पर दुपट्टा ओढ़ लूँ तब भी मुझे पहचानना मुश्किल होगा। ठीक है, तुम तैयारी करो, मैंने ग्लोरिया से कहा। फिर अली मुराद से मुखातिब हुआ, तुम भी ग्लोरिया के साथ होटल में जाओगे। हर तरह की तैयारी के साथ जाना और किसी के साथ किसी भी किस्म की कोई रियायत मत करना। और हाँ, खुदा डनू से कहना कि वो मेहमान का ख़ास ख्याल रखे। मुझे और तैमूर को कोई ख़ास तैयारी नहीं करना थी, सिवाय इसके कि हम अपना असला वगैरह चेक कर लेते। मैंने IG साहब का एड्रेस एक पर्ची पर नोट भी कर लिया था और अच्छी तरह जहन नशीन भी कर लिया। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि हमें इस काम के लिए 2 गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी ग्लोरिया और अली मुराद के साथ एक जाएगी। मैं इसका तज़किरा अली मुराद से किया तो वो हंस कर बोला, साईं, इसकी फ़िक्र मत करें, मैं भी खुदा डनू के साथ जाता हूँ और बड़े साई की दूसरी गाड़ी भी ले आता हूँ। नहीं अली मुराद, मैंने कहा, मैं इन मामलात में बड़ी साई को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। हमें गाड़ियों का बंदोबस्त कहीं और से करना पड़ेगा। फिर तो कोई मसला ही नहीं है। हम लोग किसी पार्किंग से 2 गाड़ियाँ उठा लेते हैं। इनकी नंबर प्लेट्स बदलना मुश्किल नहीं होगा। मालिक की रिपोर्ट के बाद अगर गाड़ी की तलाश हुई भी तो कल सुबह से पहले मुमकिन नहीं होगी। इस वक्त तक हमारा काम हो चुका होगा और हम वो गाड़ियाँ कहीं भी छोड़ देंगे। आइडिया अच्छा है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ग्लोरिया को तैयारी के लिए वक्त चाहिए। अली मुराद हमें किसी भी ऐसी जगह छोड़ देगा जहाँ हमें आसानी से गाड़ियाँ मिल जाएँ। फिर मैं और तैमूर अली मुराद के साथ गाड़ी में रवाना हो गए। हैदरी के इलाके में कई गाड़ियाँ खड़ी थीं। मैं पहले अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लेना चाहता था। ये भी मुमकिन था कि गाड़ी का मालिक मुझे या तैमूर को रंगे हाथों पकड़ लेता। इसी वक्त सफ़ेद रंग की एक शेराड वहाँ आकर रुकी। गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी और गुज़श्ता साल का मॉडल था। इसमें से खातून बहुत अता से परस लहराती हुई निकली और लचकती हुई मार्केट की तरफ बढ़ गई। मैंने आसपास का जायज़ा लिया। इस गाड़ी की तरफ कोई भी मुतवज्जा नहीं था।
मैंने तैमूर को इशारा किया और इससे कहा कि अगर हम 2 दफ़ा हॉर्न दें तो समझ जाना ख़तरा है। तैमूर फुर्ती से शराड की तरफ बढ़ गया। मेरी नज़रें मार्केट के दाखिली रास्ते की तरफ थी। मुझे ख़तरा था कि कहीं ऐन वक्त पर खातून लौट न आए। तैमूर इस वक्त तक गाड़ी का दरवाज़ा खुल चुका था और अब मास्टर की से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अचानक मुझे वही खातून दिखाई दी। वो खरामा खरामा मार्केट से बाहर आ रही थी। मेरा हाथ बेख्तियार हारन पर गया, मगर तैमूर इससे पहले ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था और अब इसे बैक कर लिया था। फिर इसने बहुत फुर्ती से स्टीयरिंग काटा और हवा हो गया। वो गाड़ी की मालिका के सामने से गुजरा था, मगर इन्हें एहसास भी न हो सका कि ये गाड़ी इन्हीं की है। मैंने अली मुराद को गाड़ी से उतरने का इशारा किया, फिर खुद भी नीचे आ गया। खातून ने पहले तो अपनी गाड़ी की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई, फिर घूम फिर के मुख्तलिफ गाड़ियों का जायज़ा लिया कि मुमकिन है कि पार्किंग की जगह याद न रही हो। फिर उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, मेरी गाड़ी कहाँ गई? इनके शोर शराबे पर कई लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। कोई गाड़ी का रंग और मॉडल पूछ रहा था, कोई कलर और कोई नंबर। वो सबको चीख चीख कर बता रही थी कि मैंने अभी 10 मिनट पहले गाड़ी यहाँ पार्क की थी। गाड़ी के साथ साथ मेरे ज़ेवरात भी गए हैं। मैंने अभी ज्वेलर से ज़ेवरात लिए थे। अचानक दराज कद का एक आदमी आगे बढ़ा और उखड़ लहजे में लोगों से बोला, ये आप लोगों ने रश क्यों लगा रखा है? अगर किसी को गाड़ी ले जाते हुए देखा है तो इसका हुलिया बताओ। ये सुनकर लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खिसकने लगे। वो शख्स अपने हुलिया और गुफ्तगू से पुलिस वाला लग रहा था। फिर वो खातून से मुखातिब हुआ, आप यहाँ शोर मचाने के बजाय थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाएं। मेरा ताल्लुक भी पुलिस से है, मगर मैं इस इलाके के थाने में नहीं होता हूँ। मुझे अपनी गाड़ी का नंबर और मॉडल वगैरह बता दें और अपना एड्रेस भी दे दें। मुमकिन है चोर मेरी नज़रों में आ जाए। खातून ने एक मरतबा फिर इसे तफसील से गाड़ी के नंबर, रंग और मॉडल के बारे में बताया और अपने पर्स से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर इसे देते हुए बोली, ये मेरे हस्बैंड का कार्ड है। इसमें इनके ऑफिस और घर दोनों का फ़ोन नंबर भी है और एड्रेस भी। साईं, मुझे पुलिस वाला नहीं लगता। अली मुराद ने सरगोशी की। पुलिस वाले तो FIR भी मुश्किल से काटते हैं और ये खुद ही अपनी खिदमत पेश कर रहा है। ये कोई और ही चक्कर है। हमारे पास मजीद चक्रों में पड़ने का वक्त नहीं है, मैंने कहा। मगर साईं, इस आदमी से इसका कार्ड तो ले लें। गाड़ी में इस बेचारी के ज़ेवरात भी थे। काम होने के बाद गाड़ी को इसके घर के आसपास कहीं छोड़ देंगे और इसे फ़ोन कर देंगे। फिर वो कुछ सोच कर बोला, मेरे ख्याल में साईं, अब हमें किसी और गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। मैं और ग्लोरिया बड़े साईं की गाड़ी में भी होटल जा सकते हैं, मगर वहाँ भी तो कोई ऐसी बात हो सकती है जिसमें बड़े साईं की गाड़ी खामखा मुलव्वस हो जाए। इसका बंदोबस्त भी कर लेंगी। मैं गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील कर दूँगा। मैंने इसे घूर कर देखा और कहा, ये बात तो पहले भी की जा सकती थी साईं। पहले ये बात आप मानते कब? अली मुराद ने कहा, वरना अगर पुलिस या कोई भी गाड़ी का असली नंबर भी नोट कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी थाने में गाड़ी की चोरी की FIR कटवा सकता हूँ। ये सब बातें तो मुझे अब बता रहे हो। मैंने तो इस ख्याल से बड़े साईं की गाड़ी इस्तेमाल करने से मना किया था कि बात इन तक पहुँचती और मुझे शर्मिंदगी होती। अगर तुम अपने तौर पर यह काम कर सकते थे तो पहले क्यों नहीं बोले? मुझे वाकई गुस्सा आ गया। साईं, आपके गुस्से से भी तो डर लगता है। आप मुखालफत बर्दाश्त कब करते हैं? अली मुराद ने कह दिया। इसने ये बात कुछ ऐसे मस्कीन लहजे में कही कि मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। अच्छा चलो, अब ज़रा नेकी कर लो। इस आदमी को पकड़ लो जो गाड़ी वाली खातून का पता ले गया है। वो आदमी वहाँ से कुछ हट कर खड़ा हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो। गाड़ी वाली खातून एक रक्शे में सवार होकर गालिबन थाने जा रही थी। मैं और अली मुराद गाड़ी में बैठे और बहुत उजलत में ये तय किया कि इस आदमी को कैसे पकड़ना है। अली मुराद ने ऐन इसके सामने गाड़ी रोक दी और खिड़की से गर्दन निकाल कर बोला, भाई साहब ज़रा सुनिएगा। इस शख्स ने चौंक कर अली मुराद को देखा और बोला, हुक्म करे जनाब। मैं इस दौरान में गाड़ी से नीचे उतर चुका था और गाड़ी की पुश्त की तरफ से घूम के ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया था। वो आदमी अली मुराद की बात सुनने के लिए गाड़ी के दरवाजे में झुका था। मियाँ, गनी प्लाजा किस तरफ है? अली मुराद ने पूछा। गनी प्लाजा? वो आदमी मुंह ही मुंह में बिड़बिड़ाया, फिर कुछ सोच कर बोला, यहाँ तो इस नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है। तुम दुरुस्त कहते हो मेरे दोस्त। मैंने पीछे से अचानक कहा तो वो बुरी तरह उछल पड़ा। यहाँ इस नाम की कोई बिल्डिंग नहीं है, मगर मेरी जेब में मशीन पिस्टल मौजूद है। सीधी तरह गाड़ी में बैठ जाओ, वरना मैं जीप के अंदर से भी फायर कर सकता हूँ। मगर आप लोग हैं कौन? वो थूक निकल कर बोला, हम खुदाई फौजदार हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, गाड़ी में बैठते हो या फायर करूँ? मेरा लहजा सफाक था। तैमूर ने हाथ उठाकर पिछले दरवाजे का लॉक खोल दिया। आदमी गाड़ी में बैठे हुए बोला, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? तुम शायद जानते नहीं कि मेरा ताल्लुक पुलिस से है। मुझे ले जाकर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारा ताल्लुक पुलिस से है। मैं इसके बराबर बैठते हुए बोला, इसलिए तो तुम्हें उठाकर ले जा रहे हैं। रही बात हमारी मुसीबत में पड़ने की, तो तुम इसकी फिक्र न करो। हम जब से पैदा हुए हैं मुसीबतों में ही पड़ते रहे हैं। मैंने अचानक मशीन पिस्टल जेब से निकाल कर इसकी कनपटी से लगा दिया। मुझे वो कार्ड चाहिए जो तुमने इस गाड़ी वाली खातून
कौंसलिया है। तुम पेड्रो के आदमी हो? इसने जल्दी से पूछा। मैं फेडरल कास्त्रो का आदमी हूँ, मैंने तंजिया लहजे में कहा। कार्ड निकालो वरना मार के लाश गाड़ी से बाहर लुढ़का दूंगा। इसने जेब में हाथ डाला तो मैंने कहा, सिर्फ कार्ड ही निकालना वरना मुझसे पहले फायर नहीं कर सकोगे। इसके हाथ बुरी तरह लर्ज गए और यूं भी अंदाज़ा हो गया था कि इसके पास रिवॉल्वर वगैरह कुछ नहीं है। इसने कांपते हाथों से अपना पर्स निकाला और इसे खोल कर कार्ड निकाल ही रहा था कि मैंने वो पर्स इसके हाथ से छीन कर जेब में रख लिया। उस्ताद भोला पैडो से निमट लेगा। इसने कहा, ये इलाका हमारा है, एक तो तुम इस इलाके में वारदात कर रहे हो, फिर मुझसे कार्ड भी छीन लिया। उस्ताद भोला से कहना कि इस दुनिया में ज़्यादा भोले आदमी का गुजारा नहीं है, यूं भी ये कार्ड तुम्हारे लिए बेकार है। गाड़ी तो अब तक पेड्रो के पास पहुंच चुकी होगी, वो तो खैर देखी जाएगी। अब इसने काफ़ी हद तक खुद पर काबू पा लिया था। जब पेड्रो ने खुद एक बात तय की थी तो इसकी खिलाफ वर्जी कैसे की? पेड्रो ने कहा है कि पहल तुम्हारी तरफ से हुई है, ये तो जवाबी कार्रवाई है। कल हमारे इलाके में तुम्हारे आदमी ने गाड़ी भी उठाई और एक औरत का पर्स भी छीन लिया। कह दो कि ये गलत है। मैंने अंधेरे में तीर फेंका। कल? इसने हैरत से दोहराया। कल कब ऐसी कोई वारदात हुई है? कल तो हमारे किसी आदमी ने लालू खेत और गोली मार का रुख भी नहीं किया। गोली मार? मैं तंजिया अंदाज में हंसा। वो गाड़ी पेट्रोल पंप के एरिया से उठाई गई है। इसे तुम क्या अपना इलाका समझते हो? मैं इसे सिर्फ ये उगलवाना चाहता था कि इनका इलाका कौन सा है और पेड्रो का कौन सा। इन लोगों से बाद में बहुत से काम निकल सकते हैं। इनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो गया कि इनका इलाका नॉर्थ नाज़माबाद है और पेड्रो लालू खेत और गोली मार के इलाके में कार्रवाइयाँ करता है। बाद में इसका एड्रेस भी किसी से मालूम हो सकता था। मैंने एक जगह गाड़ी रुकवा कर इसे नीचे उतारा और कहा, उस्ताद भोला से कहना कि अगर आइंदा इसकी तरफ से खिलाफ वर्जी हुई तो हम भी किसी मुआहिदा का पास नहीं करेंगे। चलो तुम ज़रा दौड़ लगाओ वरना मैं पीछे से फायर कर दूंगा। ये सुनते ही वो पागलों की तरह एक तरफ भाग निकला। इसे इतना होश भी नहीं था कि वो मुड़ कर गाड़ी का नंबर ही देख लेता। जब वो गिरता पड़ता अंधेरे में गायब हो गया तो अली मुराद ने कहका लगाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। बाज़-औक़ात उस्ताद भोला और पेड्रो किस्म के बदमाश बहुत कारामद साबित होते हैं। मैंने हंसते हुए अली मुराद से कहा, ठीक कहते हो साईं। अली मुराद ने जवाब दिया, बड़े वडेरे इसलिए तो चोरों की ज़मानतें कराते हैं ताकि वो बाद में इनसे काम ले सकें। यार तुम तो वडेरों के लिए ऐसी बात मत करो। मैंने हंस कर कहा। वो मेरा तन समझ गया और बोला, नहीं साईं आप गलत मत समझो, बड़े साईं ऐसे नहीं हैं। कई दफ़ा डाकुओं ने इनके पास पना ली है मगर उन्होंने आज तक किसी भी डाकू से कोई काम नहीं लिया। ये भी हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे गोठ का एक आदमी भी डाकू नहीं बना। असल में जब हारियों को इनका हक मिलता रहे, इनकी इज़्ज़त महफूज रहे और इनके सर पर वडेरे का हाथ हो तो वो रूखी सूखी में भी मुतमईन रहते हैं। अली मुराद ने बाकायदा तकरीर शुरू कर दी। बड़े साई का मिजाज वडेरों वाला है ही नहीं, गांव की हर लड़की बाप की तरह इनका एहतराम करती है। छोटे साई नासिर भी ऐसे ही थे। वो अचानक अफसरदा हो गया। आला तालीम ने इन्हें इन बखेड़ों से बहुत दूर कर दिया था। फिर वो खुद ही बोला, मैं भी क्या बातें ले बैठा, अब तो साई नासिर इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। फिर वो बिफर कर बोला, मगर साई इनका कातिल जब भी मेरे हाथ आया मैं इसके इतने टुकड़े करूँगा कि शुमार नहीं होंगे। वो एकदम जज्बाती हो गया। मैंने इसे टोका नहीं बोलने दिया। मैं इनके कातिल या कातिलों को गोली से नहीं मारूंगा बल्कि कुल्हाड़ी से हलाक करूंगा। इस दौरान में हम अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे। खुदा डानू ने गेट खोला तो मुझे पोर्च में सफ़ेद शराड़ नजर आई। गोया तैमूर वापिस आ चुका था। शराड़ की अंदरूनी लाइट मैंने रोशन की तो सीट खाली थी मगर पायदान पर ज़ेवरात के 3 डब्बे पड़े थे जो गालबन झटके लगने से नीचे गिर गए थे। इस खातून का ये कहना दुरुस्त था कि गाड़ी में ज़ेवरात भी हैं। मैंने इन ज़ेवरात का जायज़ा लिया। तीनों सेट खासे कीमती थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इनकी कीमत 1 और सवा लाख के दरमियान हो सकती थी। मैंने तीनों डब्बे गाड़ी से निकाले और उन्हें लेकर अंदर आ गया। फिर मैंने वो डब्बे अली मुराद के हवाले करते हुए कहा कि इन्हें हिफाजत से कहीं रख दो। ज़ेवरात भी हमारे पास इस खातून की अमानत हैं। अली मुराद ने तीनों डब्बों को एक कपड़े में बांधा और कमरे से बाहर निकल गया। ग्लोरिया दूसरे कमरे में थी और तैमूर शायद फर्डिनेंड के कमरे में था क्योंकि वहाँ से बातों की आवाज़ रही थी। थोड़ी देर बाद ग्लोरिया कमरे से बरामद हुई तो मैं इसे देखकर हैरान रह गया। इसने शलवार सूट पहन रखा था। सर पर मशीकी ख़वातीन की तरह दुपट्टा था जिसे शायद इसने पिन्ने लगाकर सर पर जमाया था। आंखों पर सुनहरी फेम का खूबसूरत चश्मा था और पहली नज़र में वो किसी कॉलेज की लेक्चरर या बड़ी फर्म की एग्जेक्टिव लग रही थी। वो हर तरफ से पाकिस्तानी लग रही थी मगर मसला सिर्फ ज़ुबान का था। अगर इसे उर्दू भी आती होती तो इसके नहायत करीबी जानने वाले भी इसे पहचान न सकते। गुड, मैंने तो सिर्फ अंदाज में कहा, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग एंड स्मार्ट। थैंक यू, इसने खुश दिली से कहा। फिर बोली, 7 बज रहे हैं और अभी तक हमारी तैयारियां पूरी नहीं हुई। हमारी तैयारियां? मैंने हंस कर कहा, तैयारी तो सिर्फ तुम्हारी थी। इसी दौरान में अली मुराद भी तैयार होकर आ गया। इसने सफ़ेद बुराक शलवार सूट और स्याह मैजिशियन पहन रखी थी। पुलिस से सिंध के किसी वडेरे का तालीम याफ्ता बेटा लग रहा था। यकीनन इसके पास रिवॉल्वर भी होगा मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे उम्मीद थी कि खुदा न खास्ता हथियार
बार इस्तेमाल करने का मौका नहीं आएगा। अगर आया तो इनके लिए ग्लोरिया ही काफ़ी है। इन्हें नहीं मालूम कि इसके बैग में क्या है, मगर इतना ज़रूर था कि वो हर तरह से लेस होगी। अब तुम लोग जाओ। मैंने अली मुराद और ग्लोरिया से कहा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इन दोनों के जाने के बाद मैंने खुदा डनू को बुलाया और एक मरतबा फिर इसे ताकीद की कि मेहमान का हर तरह से ख्याल रखना। वहाँ मकान की कमी मुझे बहुत खुल रही थी। मेरे जहन में ख्याल आया था, मगर इसके लिए फ़ोन करना ज़रूरी था। मैंने तैमूर से कहा, शाराड की नंबर प्लेट बदल दो और यहाँ से निकल चलो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। नंबर प्लेट तो मैं तुम्हारे कहने से पहले ही बदल चुका हूँ, बल्कि गाड़ी में ज़रूरत का सामान भी रख लिया है। चलो फिर चले। मैंने कहा। गाड़ी तैमूर ही ड्राइव कर रहा था और बहुत तूफ़ानी अंदाज में गाड़ी चला रहा था। हमें इतनी भी जल्दी नहीं है, मैंने इसे टोका। ये ना हो कि आईजी साहब की मदद करने के बजाय हमें खुद मदद की ज़रूरत पड़ जाए। ज़रा आहिस्ता चलो, वरना कोई ट्रैफिक सार्जेंट भी हमें रोक सकता है। मेरे टोकने पर इसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी। इसके बावजूद हम लोग आधे घंटे में डिफेंस पहुंच गए। आईजी साहब का बंगला हमें बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि एक तो मेरे पास नंबर मौजूद था, दूसरी इनके घर के सामने कई गाड़ियां पार्क थीं। गोया मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। तैमूर गाड़ी सीधी लेता चला गया। वो डिफेंस 5 का इलाका था। आईजी साहब के बंगले के बाद 2 बंगले और थी। फिर इनकी मुखालिफ सिमत में खाली प्लाट था, जिसमें जगह जगह खुदरू घास उगी हुई थी। खाली प्लाट के तीनों तरफ बंगले थे, इसलिए मालिक ने इस प्लाट पर बाउंड्री वॉल बनाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। तैमूर ने शराड रिवर्स करके इस प्लाट के कोने में खड़ी कर दी। फिर हम लोग गाड़ी से उतर कर नीचे आ गए। इन दिनों डिफेंस फेज़ 5 के इलाके में पानी की बहुत किल्लत थी। थोड़ी देर बाद गली के इस टुकड़े से एक वाटर टैंकर बरामद हुआ जहां हम खड़े थे। पानी का टैंकर देखकर फौरी तौर पर मैंने बंगले में दाखिल होने की मनसूबाबंदी कर ली। मैं गली के बिल्कुल दरमियान में आ खड़ा हुआ। कहने को तो वो गली थी, मगर छोटी आबादियों की सड़क से भी ज़्यादा चौड़ी थी। मुझे वहाँ खड़ा देखकर टैंकर के ड्राइवर ने ब्रेक लगा दी और गुस्से से बोला, ओ भाई, अगर आपको खुदकुशी ही करना है तो किसी और गाड़ी के सामने आ जाएं। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। ये टैंकर कहाँ जा रहा है? मैंने तहुकमाना अंदाज में पूछा। इस टैंकर को आप रोक नहीं सकते। अगर आपको भी टैंकर की ज़रूरत है तो मुझसे बात कर लें। महीने में जितने टैंकर चाहिए मुझे बता दें। वो तो खैर मैं बाद में बताऊँगा, मगर फौरी तौर पर यह टैंकर मेरे घर जाएगा, समझे? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मैं पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। मेरी बात पूरी होने से पहले ही टैंकर का ड्राइवर हंसने लगा और बोला, इंस्पेक्टर साहब जानते हैं ये टैंकर कहाँ जा रहा है? ये आईजी साहब के घर जा रहा है। वो रिटायर हो चुके हैं, मगर हाथी मर कर भी 1.25 लाख का होता है। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।